नमस्कार। आज यहाँ यूनिवर्सिटी में गांधी जयंती के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनिवर्सिटी में गांधी जी के जन्मदिन पर उनके विचार के लिए उन्होंने जो काम किया है उनके बारे में बात करने के लिए मुझे निमंत्रित किया गया। आज मेरे साथ हमारे बहुत पुराने आदरणीय मित्र पांचजन्य जैसी राष्ट्रव्यापी पत्रिका के यशस्वी संपादक और राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी लेखन, राष्ट्रवादी व्यवहार से पूरे भारत में जिनका नाम है और आजकल जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलगुरु के रूप में क्रियाशील है, ऐसे हमारे आदरणीय वडील मित्र आदरणीय बलदेव भाई, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम के बारे में बहुत तर्कबद्ध रूप से सोचा। यूनिवर्सिटी के शैक्षिक वातावरण में, यूनिवर्सिटी के विद्या के वातावरण में, यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक चित्र, एक इमेज लोगों के सामने आए, ऐसी मंशा के साथ जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसी हमारी नवनियुक्ता कुलगुरु हमारी आदरणीय बहन श्री नीलिमा बहन जी, हमारे कार्यकाली कुल सचिव श्री और यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए कर्मचारी बंधु भगिनी एवं विचारशील हमारे देश के नागरिक, मुझे जब कहा गया कि ये अवसर पर आपको व्याख्यान देना है तो मैंने पूछा कि विषय आपके पास है कोई, तो कि नहीं सर, विषय आप बताओ। तो बहुत समय से मैं गांधी जी के बारे में अध्ययन तो पढ़ता तब से कर रहा हूँ। गुजराती साहित्य में गांधी युग का प्रभाव, गुजरात विद्यापीठ से मेरा बहुत जुड़ना हुआ, गांधी साहित्य का भी अध्ययन बहुत रहा। तो मैं सोच रहा था कि क्या विषय पर मैं अपनी बात रखूं। मेरे मन में बहुत समय से एक बात आई थी, आ रही थी, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर रहा था। मेरे मन में बात यह थी कि गांधी जी आए 14 में और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। 47 में आज़ादी मिल गई और पूरे स्वातंत्र प्राप्ति के प्रणेता, स्वातंत्र दिलाने वाले महापुरुष के रूप में उनको स्थापित किया गया। वो स्थापित हुए भी, लेकिन कहीं भी कोई भी जगह पर हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो हमको पता लगता है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करते हैं तो उसका पुरोधा, उसके पुरोगामी ने कुछ किया है। हम गांधी जी को श्रद्धा से, आदर से हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता बनाने वाले, उनकी स्वातंत्र प्राप्ति की लड़त में योगदान देने वाले, उनके साथ जुड़े हुए, उनके सहयोगी, उनके पुरोगामी की बात गांधी जी ने भी रखी है, लेकिन हम नहीं रखते हैं। तो मेरे मन में यह प्रश्न था कि गांधी जी आए, उससे पूर्व क्या स्वातंत्र प्राप्ति के लिए हमने कुछ किया नहीं था? कुछ कार्य नहीं किया था क्या? हम वैसे ही कॉलोनियल नागरिक के रूप में जीवित थे? गांधी जी का कार्य अवश्य सराहनीय है, लेकिन डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस,
कब से शुरू हुई थी, ये हमारे पास हिस्ट्री भी है। गांधी जी का ये पुरोगामियों से बहुत हृदय से अनुबंध है, उनके साथ उनका संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहा, उनसे बहुत सीखे भी है, उनसे परामर्श भी किया है, और वो लोगों ने स्वयं गांधी जी को आदरणीय बनाया, आदरणीय माना भी, बड़े थे फिर भी। तो ये जो बात है, छोटे गांधी जी को बड़े गांधी बनाने वाले गांधी से बड़े लोग की, ये हम कभी नहीं सोचते। गांधी जी को बड़ा बनाने वाले, गांधी जी को सहयोग देने वाले, गांधी जी की लकड़ी के साथ और लकड़ी जोड़कर गांधी जी की स्वातंत्र लड़त को मजबूत बनाने वाले, वो आइए उससे पूर्व वातावरण बनाने वाले कौन है? तो सबसे पहले हमको नाम याद आता है, उस समय क्रियाशील थे, छा गए थे। तिलक थे, गोखले जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, कितने लोग थे। लाल बाल की पाल की त्रिपुटी तो पूरे भारत में छा गई थी। बंग भंग की लड़त में क्या किया था उन्होंने? दो बातें चल रही थी। मैंने वो एक किताब पढ़ी, तब मुझे पता लगा, सिविलाइजेशन की जो किताब पढ़ी, वहां गांधी जी ने बहुत समय पहले कारपेंटर की, तब उन्होंने हिंद स्वराज लिखा 1909 में। लेकिन उससे पूर्व हमारे पास यहाँ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया नामक एक बहुत चर्चित किताब है। और दूसरी किताब भी मैंने देखी तो पता लगा कि उग्र राष्ट्रवाद जिसको कहते थे, मानते थे, वो यहाँ चलता था। क्यों चलता था? बंगाल के लोग थे, ये मां काली को मानते थे। मां काली ने जिस तरह दुरित का नाश किया, दुरित का संहार किया, उसी तरह हमें भी ये दुरित लोगों को संहार करके मारना है, उजाड़ना है। तो काली का आदर्श लेकर, एक हाथ में गीता है, एक हाथ में खंजर है, ऐसे हमारे कई लोगों ने जो कार्य किया, तिलक जी के साथ, गोखले जी के साथ उनका अनुबंध भी था, और जन जन में वो लोग स्थापित हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ उग्रवादिता का विचार पूरे भारत में फैल भी गया था। लेकिन साथ ही साथ चर्चा से, विमर्श से, हमारी बात रखकर हमको कैसे स्वातंत्र मिले, ऐसी योजना भी बना रहे थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। यहां बहुत काम किया, और यहां उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, तो स्वतंत्र राष्ट्र था, वहां ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक सामयिक शुरू किया। असहकार की बात गांधी जी को देने वाले श्याम जी हैं। गोखले ने कहा कुछ मत करो, घूमो। गांधी जी आए, गोखले जी को मिले, और गांधी जी निकल पड़े पूरे भारत में घूमने के लिए, कुछ बोले नहीं। माननीय मदन मोहन जी ने 16 में घूमते फिरते गांधी जी को पूरे राष्ट्र में छा गए थे, कुछ बोलते नहीं थे। फिर भी गोखले जी को गुरु मानकर, गोखले जी की बात समझकर, तो ये बताना ये है कि गांधी जी के आचार, गांधी जी के विचार और गांधी जी का विहार, उसमें क्या था? तो उसमें उच्चार की संवादिता थी। आजकल आचार, विचार, उच्चार, विहार में संवादिता नहीं है। सोचते हैं कुछ, कहते हैं और अलग ही, कहते हैं कुछ, सोचते ही अलग ही, बात तो कुरुच बना। तो ये विसंवादित वातावरण में गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा संवादी था, ऐसा संवादित भावना से भरपूर था कि जो सोचते थे वो ही बोलते, जो बोलते थे वो ही बताते थे, और जो बताते थे, बोलते थे, सोचते थे, वो विहार करके सोचते। किसी की सुनकर
गांधी जी ने कुछ नहीं किया है। सुनी सबकी, सुना सबको, गोखले जी को, तिलक जी को, मदन मोहन जी को, एनी बेसेंट को भी सुनते थे, लेकिन अपना विचार, अपना आचार, अपना विहार से प्राप्त दर्शन उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए मैंने आज हिंद स्वराज को बाहर रखा। वो तो मैंने कहा नहीं कि ये सिविलाइजेशन इट्स कोज एंड क्योर, ये कारपेंटर की किताब पढ़कर लंदन में 1999 में उनको सोच आया, वो लिख दिया था। ये बड़ी किताब है, क्लासिक माना गया है, हम भी उनको बड़े आदर्श शकवर्ती कृति मानते हैं। लेकिन मैंने आज अपने व्याख्यान के लिए जो चुना वो 2 प्रवचन चुने उनके। एक तो मैंने बताया अभी, ये 16 मदन मोहन जी ने नींव रख रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये नींव रखने के कार्यक्रम में वाइसरॉय आ रहे थे, हमारे बड़े बड़े महाराजा थे, और उनके साथ गांधी जी को मिले, गांधी जी वहां गए। ये प्रवचन उनका फर्स्ट लेक्चर है, 16 में दिया हुआ। गांधी जी घूमते ही रहे 14 से लेकर। दूसरा लेक्चर मैंने लिया है 17 में, गुजरात में दिया, गोधरा में, गुजरात केळवणी परिषद में। हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, शिक्षा संस्थान कैसे होना चाहिए, क्या हमको सोचना चाहिए, क्या ये कॉलोनियल एजुकेशन देना है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी थे, इसलिए तो काशी विद्यापीठ आई। वो उसका रिएक्शन ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन एक आदर्श मॉडल ये हो सकता है, ये उनके सामने ही वहां रखा गया। तो 16 में वहां आए, राजा महाराजा सब बैठे थे, पैसा देने वाले थे, बिहार के ये सब लोग, वाइसरॉय भी बैठे थे, और गांधी जी तो आधी धोती ऊपर और पगड़ी पहनी। उस समय वो पगड़ी पहनते थे, घूमते थे तब, और खड़े हुए कहा कि मैं देरी से यहां पहुंचा, उसकी वजह मैं नहीं हूं, उसकी वजह आज के अधिष्ठाता वाइसरॉय जी है। वो खुद असलामती अनुभव करते हैं। क्या राज कर रहे इस देश पर, जो खुद असलामती अनुभव कर कर सिक्योरिटी रखी है पूरे काशी। मैं यहीं यूं चल नहीं सकता था। उन्होंने पहली दफा डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की घंटी बजाई। मालविया जी, एनी बेसेंट सब खिन्न हो गए। ये मैं आचार की बात कह रहा हूं। और उनको कहा, जो खुद अपने को सलामत नहीं मानते हैं, वो इंडिया को, भारत को क्या सलामत कर पाएंगे और क्यों स्वाधीनता दें। ऐसा कहकर उन्होंने वाइसरॉय की चिंतन की प्रक्रिया, शासन की प्रक्रिया और भाषा की प्रक्रिया पर इतना जोर दिया, और बाद में उन्हें सब महाराजाओं को छोड़ा। ये आप संपत्ति का प्रदर्शन यहां कर रहे हो, गहने लाद कर आए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक तो राजा स्वयं मुख्य अतिथि थे, वो तो बाहर भी निकल गए। एनी बेसेंट बोलती रही कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन गांधी जी ने कहा ये ठीक नहीं। और बाद में उन्होंने 3 विषय लिया। एक लिया गंदगी। नरेंद्र मोदी ने शासन की धुरा संभालते समय स्वच्छता अभियान अपनाया। ये 75 साल पहले नहीं, 1916 में गांधी जी ने अभियान उठाया था कि कितनी गंदगी है। ये हमारा राष्ट्र है, हमारा तीर्थ क्षेत्र है, हम ही करने वाले हैं। ये कोई कॉलोनियल कंट्रीज गंदगी नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कारण हो रहा है, ये बंद होनी चाहिए। दूसरा, उसी समय उन्होंने विषय लिया, ये भी बड़ा सोच समझ कर लिया कि मातृभाषा का प्रभाव बढ़ाना है। ये ब्रिटिश पैटर्न पर, कॉलोनियल पैटर्न पर हम यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखाई देता है। ये ठीक नहीं है। हमको हमारी सोच वाली, तो गुजरात विद्यापीठ ऐसे नहीं आई है अहमदाबाद में, उन्होंने ऐसे स्थापित नहीं किया है। सेवाग्राम वैसे नहीं स्थापित किया है। जो सोचते थे वो आचार में रखते थे। ऐसा नहीं कि बोल दिया, पॉलिसी बना ली, स्ट्रेटेजी बनाई, नहीं, वो खुद स्ट्रेटेजी का पालन कर रहे। ये आदमी आज इतने साल के बाद
हमारे मस्तिष्क में छाया हुआ है, हमारा आदर्श बना है। क्यों? क्योंकि उसके उच्चार में, उसके आचरण में ये बड़ी संवादिता थी। तीसरी बात वहां उन्होंने शासन की भी बताई। शासन के बारे में भी कहा कि ये ठीक है, हमारे शासक है, लेकिन हमको इस गुलामी, हमारी दशा से मुक्त होना है, तो हमें हमारी नहीं समाज की चिंता करनी है। मुझे लगते है गांधी जी का स्वातंत्र प्राप्ति की लड़त का ये शंखनाद है, ये व्याख्यान उनकी घोषणा पत्र है। क्या करना है, कैसे करना है। जिस तरह बुद्ध को कहते हैं, भगवान बुद्ध को, कि वो बेटे तो थे महामाया के, लेकिन गौतम था वो, लेकिन प्रज्ञा के बाद उनका अवतार, पुनर्अवतार हुआ, वो बुद्ध हुआ। इसी तरह पुतलीबाई की कोख से पैदा हुए तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन ये गीता का अध्ययन की कोख से पैदा हुए ये गांधी जी। उन्होंने रशियन का, विदेश का बहुत पढ़ा है। जर्मनी की पूरी स्वातंत्र प्राप्ति लड़त का वो अभ्यास किया है उन्होंने। गांधी जी जैसे वाचक, गांधी जी जैसे अभ्यासी और गांधी जी जैसे लिखने वाले, लिखा है, खुद लिखा है। देखो, उन्होंने 6 तो मैगजीन शुरू किए। कटाक्ष में किसी ने लिखा है, लेखक, मुद्रक, प्रकाशक गांधी जी, शायद वाचक भी गांधी जी है, ऐसा किसी ने कहा था उसे। उनकी टीका करने वाले बहुत थे कि कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन उन्होंने नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये 3 नाम से क्रमशः पब्लिश किए। नवजीवन, तो ये सामयिक के माध्यम से उन्होंने बहुत लिखा। 16 से शुरू कर दिया, लिखा, इतना लिखा कि गांधी जी के बाद इतने सारे पृष्ठ ये भारत में किसी ने नहीं लिखे। इतने पेज की किसी की नोट्स भी नहीं है। 2-3 लाइन लिखकर नोट्स रखते हैं, वो भी इतनी नहीं है। तो ये अनुभवपूत अभ्यास उनका निखरता है, लेकिन उनका अभ्यास गीता का पहले से बहुत पढ़ा है। हमको लगता है अनटू दिस लास्ट है, ये है, वो है, नहीं है। उनकी एक किताब है अनासक्ति योग, उनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन अनासक्ति योग पढ़कर हमको पता लगता है, अनासक्ति योग पढ़कर हमको पता लगता है कि गांधी जी का चित्त विदेशी साहित्य से परिचित अवश्य था, लेकिन परिप्लावित तो गीता से हुआ। मंगल प्रभात उनकी एक दूसरी किताब है, आरोग्य की चाबी उनकी एक किताब है। ये 6 किताबें मैंने अपने सामने रखी थी, और मंगल प्रभात, अनासक्ति योग और छठी है रचनात्मक प्रयोग। गांधी जी की थोड़ा सा उनका निर्देश मिलता है हिंद स्वराज में, लेकिन ये औद्योगिकता के सामने उनका रिएक्शन था। लेकिन वो तो ब्रिटेन का देखकर, यहाँ आकर उन्होंने सोचा कि कुटीर उद्योग, स्वदेशी की बात तो सब करते थे, बहिष्कार की बात भी होती थी, लेकिन गांधी जी ने उसका विकल्प दे दिया। ये उनकी बड़ी बात है, ये अल्टरनेटिव्स देना। और चरखा दिया, रेडियो, ये था। रेडियो कोई उन्होंने उत्पादित नहीं किया है, चरखा उनकी पैदाश नहीं है। उन्होंने मार्केटिंग किया, और मार्केटिंग किया नहीं, मैंने कहा नहीं, आचार, विचार, उच्चार, तो वो आचरण में भी रखा। हमारे साथ बात करते करते वो उनकी बुनाई, कंतान तो शुरू होते थे। मैं कहूँगा कि इस युग का गांधी जी, इस युग का कबीर है। कबीर ताना बाना बुनते बुनते बात करते थे, सत्संग करते थे, सोचते थे। गांधी जी ने रेटिया, चरखा हिलाते हिलाते श्रम नहीं किया है, देश के बारे में सोचा भी है,
दूसरों के साथ विमर्श भी किया है और डिक्टेशन भी देते रहे। शतावधानी थे, एक साथ 4 काम करते थे, खाते भी रहते थे। खाने के लिए वो 15 मिनट उनके पास नहीं थी, पानी के मिनट के लिए, पानी पीने के लिए 1 सेकंड उनके पास नहीं थी। क्षण क्षण का हिसाब देने वाले आचार से, विचार से ये गांधी जी थे। तो ये व्याख्यान, ये 6 किताबें और ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि आज हमको सोचना है तो गांधी जी के व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले, गांधी जी के व्यक्तित्व को धार देने वाले, गांधी जी के व्यक्तित्व को आदरणीय बनाने वाले उनके पुरोधा, उनका प्रदान और उनकी बातें गांधी जी ने कैसी धारदार बनाकर, असरकारक बनाकर विनियोग करके पूरे राष्ट्र में संक्रमित किया। गांधी जी को लगा, सोचा, फिर आचरण में भी रखा कि क्या है यहां। ऐसे बड़े नेता है गोखले जी, ऐसे बड़े नेता है तिलक जी, मालवीय जी, फिर भी ये बड़े व्यक्ति की व्यक्तिमत्ता के सामने अंगुली निर्देश होते हैं। उनके सामने लोग अंगुली उठाते हैं, उनके सामने विरोध करते हैं। तो क्यों ये होता है? वो घूमे थे, ये इतना नहीं घूमे थे कोई, उनको घूमो ऐसा कहने वाले ने ऐसा भ्रमण नहीं किया था। गोखले जी महाराष्ट्र से बहुत बाहर कम निकले, थोड़ा सा उत्तर भारत में गए, लेकिन गांधी जी हर जगह गए। तो उनको पता लग गया कि यहाँ हमारे साथ सब कोई है, सब लोग हैं, ये व्यक्ति के साथ है। लेकिन व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विलय कर दे, अपने के पास कुछ न रखे, त्याग कर दे, तो ऐसे संतों के तो सब है, लेकिन मुझे संत तो नहीं होना है। मेरा कार्य तो स्वातंत्र दिलाने का है, सबसे स्वीकृत हो जाऊं मैं त्याग कर, लेकिन ये त्याग कर संत नहीं बनना है, त्याग कर मुझे व्यक्ति बनकर समाज सेवा करनी। अपनी कोई भूमि नहीं, अपना कोई मकान नहीं, अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं। गुजरात विद्यापीठ जैसी कितनी एकड़ जमीन ले ली, आगा खान ने महल दे दिया अपने नाम। हरिद्वार में कितनी सारी एसेट्स गांधी जी को दी गई। तो मैं कहूंगा कि आचार, विचार, उच्चार और विहार की संवादिता गांधी जी को समाज आश्रित बना। वो समाज के आश्रित नहीं बने, समाज उनके आश्रित बने। आज गांधी जी के जीवन पर बहुत हम सोचते हैं, लेकिन ये बात सबसे बड़ी बात है उनके व्यक्तित्व की कि उन्होंने अपना देह ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैं कहूंगा कि कबीर की तरह ये है बुनने वाले, लेकिन मैं कहूंगा कि अर्वाचीन युग के वो दधीची है, जो दधीची ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, दुरीत का नाश करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने इसी तरह अपना पूरा आयुष्य अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, पत्नी के बारे में नहीं सोचा, अपने आरोग्य के बारे में अवश्य सोचा। उन्होंने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं, उपनिषद का, गीता का उनका गहरा अध्ययन था। मुझे लगता है गांधी जी पर भारतीय साहित्य का असर, इन्फ्लुएंस, उनके बारे में थोड़ा काम होना चाहिए। उनकी वाणी में, उनके साविद्या गांधी जी, गांधी विद्यापीठ स्थापित की तो उनका सूत्र बनाना गांधी जी ने दिया। और एक बात ये भी बतानी है कि समूह के साथ लिया कैसे हुआ। मैंने कहा कि जर्मनी की स्वातंत्र प्राप्ति की पूरी रेखा उनके सामने थी। उन्होंने देखा
गीत गाते हैं लोग, राष्ट्रवाद से सराबोर, राष्ट्रवाद को उद्घाटित करने वाला, राष्ट्र के प्रति आदर की प्रेरणा देने वाला गीत गाते थे। हर जगह मोहल्ले में कहीं भी गीत गाते थे और कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकात्मता, यही वही, ये गांधी जी के मन में था। उन्होंने दो प्रयोग किया। एक तो प्रभात फेरी, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको प्रभात फेरी करनी है, बस जन जन तक गाते गाते। कितने सारे स्वातंत्र गीत का भी एक संचय होना चाहिए। गांधी युगीन स्वातंत्र प्राप्ति के समय लिखे गए गाए गए गीतों का एक संचय, कदम कदम बढ़ाया जा, कितनी बात कही। और प्रभात फेरी की वजह से शहर शहर, गांव गांव, तहसील तक ये विचार पहुंच गए। कार्यकर्ता गाने लगे, सब लोग सुनने लगे। किसी ने गांधी को देखा नहीं था। भारत की जनता में से 10% लोगों ने गांधी जी को प्रत्यक्ष देखा था। उस समय अखबार भी नवजीवन पढ़ने वाले भी कम थे, निरक्षरता थी। तो बड़ा प्रश्न ये था कि इतने पढ़ने वाले नहीं थे, रेडियो माध्यम समाचार पत्र नहीं थे, पूरे देश में कोने कोने तक गांधी जी का संदेश कैसे पहुंचा? ये गीत के माध्यम से। गांधी जी को नहीं देखा है, गीत सुनकर, गीत में रहे भाव मन में डालकर गांधी जी को समर्थ बनाने वाले, सक्षम बनाने वाले, ये एक बड़ी प्रक्रिया, प्रोसेस उन्होंने डाली। उनके साथ एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। हर जगह उत्तर भारत में भी, गुजरात में खास, लोक गायकों को वो बुलाते थे, कविकार, मेरूभा, और वो बुलंद नाद से उनके दोहे गाते थे, उनके गीत रचते थे। गांधी जी पर लिखे गए, गांधी जी की बात बताने वाले लिखे गए ऐसे गीत गुजरात में सहस्त्राधिक है, तो पूरे भारत में कितने होंगे? दोहे कितने मिलते हैं? तो अनपढ़ लोग गांधी जी का ये दोहा सुनकर, कवि लोग, साहित्यकार लोग, काका साहब कालेलकर से लेकर ये साक्षर लोग उनके बारे में साहित्य लिखकर, उनके विचार दिखाकर, भले उग्या विश्वे नयन नमना ये प्रभुतणा, ऐसा कहा। ये विश्व पर तो गांधी जी लोकल है, लेकिन उनको ग्लोबल बना दिया, ये सारस्वत को वैश्विक बना दिया। लेकिन गांधी जी भी कहते हैं, गोखले जी, तिलक जी, मालवीय जी, उनका सहयोग, किसी ने गांधी जी का विरोध नहीं किया। गांधी जी का विरोध करने वाले लोगों के साथ भी गांधी जी ने संबंध बनाए रखा। गांधी जी कहते थे, हिंदुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अरबी से, फारसी से, उर्दू से मिश्रित जो भाषा थी वो राजभाषा बने। राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन ने प्रयागराज से घोषणा की, नहीं, संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से अनुप्राणित हिंदी ही हमारी राजभाषा होनी चाहिए। गांधी जी के सामने असहयोग किया। वो तो बड़े, प्रयाग में तो वो लोकसभा में भी चुने गए थे निर्विरोध। हमने टंडन पर बहुत काम नहीं किया है, करना चाहिए। हिंदी को पूरे विश्व में प्रचलित करने वाले ये टंडन जी है। और वो मदन मोहन मालवीय जी के साथ उन्होंने हिंदी संस्थान भी वहां खोला। हिंदी की सेवा जितनी की है उन्होंने, उसके नाम की यूनिवर्सिटी बना ली लखनऊ में, ये ठीक है, लेकिन उसके बारे में जन जन को आप पूछना अपने अनुस्नातक विद्यार्थी को, व्हाट यू मीन बाय पुरुषोत्तम दास टंडन। उनको उनको रत्न, भारत रत्न मिला था 61 में, 61 में, 62 में वो, 64 में नेहरू, और उससे पूर्व 2 साल पहले वो इतना जिए। तो उनकी असहमति का सुनकर उनको
11 बार उन्होंने सुना गांधी जी, टंडन जी को। तो टंडन जी भी इतने नम्र, गांधी जी जहां कहते वहां जाते थे, और गांधी जी भी वो अनुकूलता के वजह उनके पास जाते थे। प्रयागराज में इलेक्शन के समय पर उन्होंने सर्वाधिक सीट कांग्रेस को दिलाई, पुरुषोत्तम दास। वो अध्यक्ष भी बने थे एक बार, लेकिन उनको निकल जाना पड़ा। ये लोग उनको सहयोग नहीं करते थे बहुत लोग। ऐसे पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ गांधी जी का मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। और बाद में आपको शायद याद है कि 49 में संविधान सभा की ये बैठक हुई थी, उसमें दिसंबर 11, 12, 13 3 दिन तक ये भाषा की बहस चली, क्या रखना चाहिए। तब नेहरू सब गांधी जी के पक्ष वाले थे, राधाकृष्णन भी, लेकिन टंडन जी ने कहा ये अभारतीय भाषा से अनुप्राणित हिंदुस्तानी हमारी राजभाषा नहीं, संस्कृत से प्राकृत से पोषित हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए। और मतदान हुआ, 68 वोट पुरुषोत्तम दास जी को, टंडन को मिले, 32 वोट नेहरू जी को मिले। ऐसे राजभाषा। लेकिन आज हम भूल गए, गांधी जी जैसे महामना, गांधी जी जैसे विचारशील, गांधी जी जैसे आचरणशील, आज हमारा आदर्श ये है। पुरोगामी का ऋण स्वीकार उन्होंने किया, हम याद नहीं करते हैं। 1909 में जब सूरत में कांग्रेस की सभा थी, अधिवेशन था, तब मुंजे जी वहां गए थे, गदरे जी गए थे नागपुर से, और नागपुर में जो काम हुआ था, तो नागपुर में ये स्वातंत्र प्राप्ति की लड़त का ये वैसे नहीं हुआ है। हेडगेवार का जी का उनसे बहुत गहरा संबंध था, गांधी जी से। कांग्रेस में भी बहुत क्रियाशील थे, और गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वर्ग में आए थे, शिविर में आए थे। पूछा उन्होंने हेडगेवार जी को कि उसमें हरिजन कौन है, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है। तो हेडगेवार जी ने ऐसी मुद्रा रखी, कभी नहीं रखते थे, ऐसी रखकर कहा, वो हमारे पास ये फोटो है उनका। गांधी जी को कहा ये सब स्वयंसेवक है, हिंदू है। तो कहा कि आप क्या है, तो वो हरिजन थे, उनके पास बगल में एक ब्राह्मण बैठा था, क्षत्रिय बैठा था। तो गांधी जी ने कहा कि ये निर्मूलन में करने को चाहता हूं, मेरी सोच है, ये तो आप कर रहे हैं। तो उच्चार में कभी उन्होंने अपनी जबान को लगाम नहीं लगाई है। जो विचार आया, जो मन में भावना है, वो बोल दिया। तो ऐसे एक महामना थे। आज उसकी जयंती पर ये विश्वविद्यालय में आचरण का, विद्या की वातावरण बनाने के लिए हम अपना समय दान दे। कुछ नहीं करना है, आपको वेतन मिलना है, भूल जाओ। आपका समय दान इस विद्यालय को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएगा। क्यों गौर ने ये खोला? यहां गौर भी थे ये संविधान कमेटी, उन्होंने भी बहुत किया। टंडन जी के सहयोग से उन्होंने लॉयर होने चाहिए, महिला नहीं मिलती थी उनको कायदा की उपाधि और काम करने की, उन्होंने दिलवाई। महिला के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाले नीलिमा जी, ये गौर साहब। ऐसे महामना, उनके समकालीन गांधी जी का प्रभाव, गांधी जी का प्रवाह के साथ मिले जुले गौर साहब की नाम की प्रतिमा, उनकी प्रतिभा अक्षत रखने वाले हम सब हैं। अखंड रखने वाले ही नहीं, उनको और देदीप्यमान बनाने वाले हम हैं। उन्होंने तो दे दी अपनी संपत्ति। ये संपत्ति को हमारे सेवा दान से, हमारे समय दान से, हमारी बौद्धिकता, प्रज्ञा उसमें डालनी है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या जल्दी से हम कर सके, प्रमाद छोड़कर, पूर्वग्रह छोड़कर इस विद्यालय का विकास के लिए
कटिबद्ध होने का, संकल्पबद्ध होने का यह अवसर है, क्योंकि गांधी जी सत्य के उपासक थे। गांधी जी ने विद्यापीठ स्थापित की, तुरंत ये विद्यापीठ हुई है, राजस्थान विद्यापीठ हुई है, काशी विद्यापीठ हुई है। तो विद्यापीठ कैसी होनी चाहिए, उसकी संकल्पना ये गौर साहब के पास थी। पूरे भारत में कहीं नहीं था ऐसा विषय, यहां खोले उन्होंने। क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, गुन्हा शास्त्र है, गुन्हा भी एक शास्त्र है, लॉजी है, जैनोलॉजी है, जिस तरह साइकोलॉजी, इस तरह लॉजी है। ये बात समझना उस समय में ये गौर साहब थे। तो गांधी जी की अहिंसक लड़ाई और एक सशस्त्र क्रांति की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई ने हमको स्वातंत्र दिलाया है। ऐसा ही नहीं है कि बिना ढाल बिना बख्तर गांधी जी जो ने कर दिया कमाल है। गाते हैं हम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन साबरमती के संत के साथ साथ समांतर पैरेलल एक लड़ाई और भी लड़ रहे थे। सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह से लेकर कई शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया है। मुझे लगता है गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर ये अनाम और नामांकित शहीदों को भी अंजलि देना हमारा कर्तव्य है। ऐसी कुछ विचार, कुछ स्वाध्याय, कुछ संकल्पना के साथ मैंने सोचा था कि आपके साथ मुझे दी गई समय सीमा में रहकर, समय उल्लंघन नहीं करना है लेकिन उल्लंघन हो जाता है सीमांकन के लिए, तो ये सीमांकन आपके सामने रखना था। इसलिए थोड़ा सा समय उल्लंघन, समय सीमा का उल्लंघन हो गया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, नीलिमा जी ने आकर ही दीनदयाल उपाध्याय का उसी दिन आई एकात्मता, एकता की बात रखने वाले, एकात्म मानववाद की बात रखने वाले महामना के अवसर पर, जन्मदिन पर यहाँ आई। और उसी दिन मैंने बहुत कुलपति देखा है, मैं भी कुलपति रहूं, लेकिन कुलपति आकर ही ऐसा कोई निर्णय करे, ये मेरे ख्याल से पहली घटना है। ये धन्यवाद के बाद आना, चार संभालना, और आज दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, उनका कार्यक्रम के बारे में सोचो। और उनको वक्ता भी मिल गया उसी समय। दीनदयाल उपाध्याय की बहुत अच्छे विषय पर बात भी हुई, मैंने सुना भी। तो मुझे लगा कि ऐसी एक कुलगुरु जो निरंतर क्रियाशील रही है आज तक, कानपुर में कई जगह उन्होंने चार्ज लेकर, ये बिहार में सब जगह पर, तो स्टेट में अपनी बौद्धिकता, अपनी प्रज्ञा, विषय में अपनी बौद्धिकता, अपनी प्रज्ञा देकर जिन्होंने कितने पारितोषिक लिए हैं। इतनी बड़ी 35-40 साल की विद्या की कारकिर्दी में सर्वाधिक संशोधन किया है। तो ये संशोधनरत मातृशक्ति, संशोधनशील, क्षमाशील मातृशक्ति यहाँ आ रही है, विराजित होकर दुरित विचार को नाश करके सत्य का स्थापन हो, सबको न्याय मिले, ऐसी मंशा मन में रखकर एक मातृशक्ति हमारे साथ आई है। उसका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। करताल ध्वनि से हम उनका इसी धन्यवाद के साथ मैं अपने विचार को समापन करता हूँ। नमस्कार।